हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है यहाँ पे 4 वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो आज की इस वीडियो में हम 5 एक स्तरीय यानी कि जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर बोलते हैं, ठीक है। इससे हम लोग परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं और ये चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। गुणसूत्रीय विकार से आप क्या समझते हैं? निम्नांकित गुणसूत्रीय विकार के कारणों एवं संबंधित असमानता के लक्षणों को लिखें। पहला में है यहाँ पे डाउन सिंड्रोम, दूसरा में है इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, ये गलती से लिखा गया है, और तीसरा में है यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम। तो आइए सभी के बारे में जानते हैं, ठीक है। और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे है किसी एक या अधिक गुणसूत्रों की कमी, अधिकता या असामान्य विन्यासन के कारण गुणसूत्रीय विकार होता है। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है जो संबंधित असामान्य गुणसूत्रीय विकार के कारण होता है। तो देखिए फर्स्ट में आता है यहाँ पे डाउन सिंड्रोम। तो आइए जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं। डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र संख्या 21 के ट्राइसोमी द्वारा होने वाला मानवीय आनुवांशिक विकार है। ऐसे व्यक्ति एन्यूप्लॉइड होते हैं तथा इसमें 47 गुणसूत्र यानी कि 2n+1 होते हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में मानसिक अवधारणा, वृद्धि, अविकार, अनवरत खुला मुंह, नाटापन इत्यादि आते हैं। इसका कारण 21वें जोड़े यानी कि समजात गुणसूत्र में अर्धसूत्रीय विभाजन के समय यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन का होना अंडाणु में, ठीक है। दूसरा में आता है यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये क्या है? तो ऐसे आनुवांशिक विकार वाले मनुष्यों में एक अतिरिक्त यानी कि X क्रोमोसोम की संख्या होती है, अर्थात कुल 47 XXY क्रोमोसोम हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति में मादा लक्षण भी प्रकट होते हैं। ऐसे व्यक्ति बांझ हो जाते हैं, ठीक है। आइए तीसरा में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो जब मनुष्य के द्विगुणित क्रोमोसोम में एक की कमी हो जाती है तो इससे सिंड्रोम उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह मोनोसोमी यानी कि 2n-1 की उदाहरण है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या मानव शरीर में 45 रह जाती है। संलक्षण नारियों में पाया जाता है। इस संलक्षण में अंडाशय अपरिपक्व होते हैं तथा इनमें द्वितीय लैंगिक लक्षणों का अभाव रहता है। ऐसी स्त्रियां बांझ रहती है, अर्थात बच्चे पैदा करने की क्षमता इनमें नहीं रहती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पे थैलेसीमिया पर नोट लिखे तथा इनके कितने प्रकार होते हैं वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे आप सभी। इसे सर्वप्रथम हुली ने 1925 में खोजा था, ठीक है। तो यह एक प्रकार का ऑटोसोमल रिसेसिव रक्त रोग है जो 2 अप्रभावी संवाहक यानी कि हेटेरोजाइगा पेरेंट द्वारा शिशु में प्रकट होता है। यह विकार ग्लोबिन प्रोटीन अणु को बनाने वाले जीन में उत्परिवर्तन या डिलीशन के कारण होता है, ठीक है। सामान्यतः अल्फा तथा बीटा श्रृंखला इस रोग का प्रमुख लक्षण यानी कि रक्ताल्पता जिसे एनीमिया कहते हैं तो वो है। थैलेसीमिया 3 प्रकार का होता है। तो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट में यहाँ पे अल्फा थैलेसीमिया। तो ये अल्फा ग्लोबिन के निर्माण में विकार के कारण होता है। इसका नियंत्रण गुणसूत्र 16 के 2 जीन यानी कि HBAI तथा HBA2 के कुल 4 एलील द्वारा होता है। इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं यकृत, पीलिया तथा अस्थिर विकार, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा में, ये है बीटा थैलेसीमिया। तो ये क्या है? तो इस रोग में बीटा ग्लोबिन का संश्लेषण घट जाता है।
ऐसा 11वें गुणसूत्र के HBV जीन के एलील में विकार से होता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं यहाँ पे हेमोलाइटिक एनीमिया, हृदय शोथ इत्यादि। ठीक है, हेमोलाइटिक है। ओके, तीसरा में आता है यहाँ पे डेल्टा थैलेसीमिया। ऐसे 11वें गुणसूत्र के HBD जीन के एलील में विकार से होता है। इस रोग का लक्षण आंशिक एनीमिया से होता है। ठीक है, आगे के प्रश्न संख्या 3 है, जो कि 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ पे है लिंग निर्धारण क्या है। लिंग निर्धारण के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दे। तो ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। नर व मादा इंडिविजुअल्स का निर्धारण या नर या मादा अंग का किसी इंडिविजुअल में निर्धारण लिंग निर्धारण कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला में है इन्वायरमेंटल या नॉन जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, यह पर्यावरण में परिवर्तन द्वारा निर्धारित होता है, जैसे समुद्री मोलस्क बराबर यहाँ पे इसे कहते हैं क्रेपडुला। यदि अकेलापन में पालन पोषण हो परंतु मादा के समूह में रहे तो यह नर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, दूसरा में आता है यहाँ पे नॉन एलोजोमिक जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, जैसे जीवाणु में फर्टिलिटी घटक द्वारा लिंग का निर्धारण होता है जो प्लाज्मिड में निहित होता है। तीसरा है यहाँ पे क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। यह कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे में यहाँ पे ए में दिया गया है यहाँ पे XXXY प्रकार, यानी कि अधिकतर कीट तथा स्तनधारी मानव सहित के मादा में 2XX लिंग गुणसूत्र, जबकि नर में XY संतति के लिंग का निर्धारण निषेचन के समय ही हो जाता है। बी में है यहाँ पे XX और XO प्रकार। तो ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह गोल कृमि तथा कुछ कीटों जैसे तिलचट्टा ग्रासहॉपर में होता है। मादा में 2XX जबकि नर में सिर्फ 1X गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब देखिए सी में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चन आते रहते। ZW और ZZ प्रकार। तो यह पक्षी तथा कुछ सरीसृप में पाया जाता है। मादा में हेट्रोमॉर्फिक अर्थात Z व W को अलग गुणसूत्र, जबकि नर यानी कि होमोमोनोर्फिक होते हैं, यानी नर में 2 ZZ गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ZZ जो हो गया वो नर होता है। ठीक है, और ZW जो होती है वो मादा होती है। ठीक है, ये बात आप सभी को याद रखनी है। आइए अब चलते हैं डी में। यहाँ पे क्या कह रहा है, ZO और ZZ प्रकार। तो ध्यान देंगे, यह कुछ बटरफ्लाई व मॉथ्स में पाया जाता है, जिसके मादा में सिर्फ एक Z तथा नर में 2 ZZ लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 आता है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मानव में लिंग निर्धारण का वर्णन करें। और ये तो बहुत ही इजी है। आप सभी अगर बायो के स्टूडेंट हो तो आप सभी को आना चाहिए ये बात। देखिए, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ऑप्शन दे देगा 46 करके और बहुत सारे, तो ऑप्शन 46 सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें 23 जोड़ों में अवस्थित रहते हैं। इसमें 22 जोड़े गुणसूत्र नर तथा मादा दोनों में एक ही समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जो 23वां जोड़ा होता है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है, जो X तथा Y होते हैं। नर में X तथा Y दोनों होते हैं, जबकि मादा में Y अनुपस्थित होता है, यानी कि Y गुणसूत्र मादा में नहीं होता है तथा इसके स्थान पर एक और X गुणसूत्र होता है, अर्थात मादा में 2 X गुणसूत्र होते हैं। ये X तथा Y गुणसूत्र ही मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। युग्मकों के निर्माण के समय में X और Y गुणसूत्र अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। Y गुणसूत्र नर संतति को बनाता है तथा X मादा संतति को, अर्थात यदि XY गुणसूत्र हो तो नर और XX गुणसूत्र हो तो मादा संतति उत्पन्न होगा। ध्यान देंगे, XY अगर हो गया तो वो मेल है, ठीक है, और अगर
XX है तो वो फीमेल है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, यहाँ पे चित्र दिया है किसका, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण का, और ये बात आपको याद रखनी है। बहुत ही इजी ढंग से समझाएंगे, अच्छे से समझिएगा, जिम्मेदारी से। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए फादर है और यहाँ पे मदर है। ठीक है, दोनों का क्रॉस होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से होता है। तो पहले तो 44 गुणसूत्र दोनों में पाया जाता है, फादर में भी और मदर में भी। फादर में XY और मदर में XX होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 22 + X स्पर्म्स, 22 + Y स्पर्म्स यहाँ पे होता है। ठीक है, तो डिवाइड किया गया, और यहाँ पे एग्स है, तो मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में एग होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो 22 + X इधर हो गया और 22 + X इधर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। तो देखिए सबसे पहले 22 + X और यहाँ पे 22 + X, यानी कि मेल से X आएगा और फीमेल से X आएगा, तो वो गर्ल बनेगी 44 + XX। ठीक है, और फिर से देखिए यहाँ पे मेल का यहाँ पे X आया और फीमेल का यहाँ पे X आया, तो 2X हो गया, तो ये गर्ल बन गई 44 + XX। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फादर से आया X और मदर से आया X, तो ये बॉय बनेगा। देखिए 44 + XY, और ध्यान देंगे यहाँ से मेल से आया X और फीमेल से आया X, तो दोनों, एक सेकेंड, मेल से आया बाई और फीमेल से आया X, तो ये बन जाएगा बॉय, यानी कि XY। ठीक है, तो यही यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए जो लिंग निर्धारण जो होता है ना, कि जो बेबी है वो लड़का होगा या लड़की, ये बहुत सारे गांव में भ्रांतियाँ होती है कि ये महिलाएं ही करती है, बेटा दे रही या बेटी दे रही, सब महिलाओं का प्रभाव है, दोष है, या ठीक है, बहुत बुरा माना जाता है। अगर लड़की पैदा होती हो तो उसे मार दिया जाता है, कुछ इसी तरह से भ्रूण हत्याएँ भी की जाती है, बहुत तरह के होते हैं गाँव में। लेकिन जो मेल होगा या फीमेल बच्चा होगा, ये सभी किस पे डिपेंड करता है, तो ये सभी फादर पे, यानी कि पुरुष पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि वो X क्रोमोसोम देगा तो वो गर्ल होगी, अगर वो Y क्रोमोसोम दिया तो वो गर्ल होगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आइए चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पे। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम का वर्णन करें। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव ही अपने प्रयोग में क्यों किया क्यों? ठीक है, और ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप सभी ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे है, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, और ये पॉइंट आपको याद रखनी है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को, तथा इनके द्वारा प्रतिपादित नियम को मेंडलिज्म, ठीक है, मेंडलिज्म या मेंडल का आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। ये बात भी याद रखनी है। इस नियम के मुताबिक प्रत्येक जीवों में उपस्थित बहुत सारे गुण पीढ़ी दर पीढ़ी संतति में स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे वनस्पति जगत में पाए जाने वाले लाखों पौधों में मेंडल ने केवल मटर के पौधों को अपने प्रयोग के लिए इसलिए चुना क्योंकि मटर के पौधों में अनेक प्रकार के विपरीत गुण, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको याद रखनी है। फर्स्ट में यहाँ पे गोल तथा झुर्रीदार बीज, दूसरा में यहाँ पे पीले तथा हरे बीज पत्रों वाले बीज, तीसरा में लाल तथा सफ़ेद फूल, 4 में यहाँ पे फूली हुई यानी कि इन्फ्लेटेड तथा संकीर्णित यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट फली, और 5 में यहाँ पे हरी तथा पीली फली, 6 में अच्छे तथा शीर्षस्थ फूल, और 7 में यहाँ पे लंबे तथा बौने पौधे। ठीक है, आगे है यहाँ पे इसके अतिरिक्त मटर के पौधे छोटे होने के कारण प्रयोग करने में सुविधाजनक होते हैं तथा इनका जीवन चक्र कुछ ही महीनों में पूरा हो जाता है, जिस कारण पैतृक एवं संतति पीढ़ियों के गुणों का अध्ययन बहुत कम समय में किया जा सकता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे इसके 2 प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से नियम हैं? ए में है यहाँ पे विसंयोजन का नियम और बी में है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे है एकल गुण का सिद्धांत। प्रत्येक जीव में बहुत अधिक संख्या में गुण होते हैं, जैसे हाइट, त्वचा का रंग, नेत्र का रंग, बाल इत्यादि। प्रत्येक गुण इकाई जैसा व्यवहार करता है। दूसरा में है यहाँ पे देख लीजिए
जोड़ित गुण का सिद्धांत। इसके अनुसार किसी जीव द्वारा प्रत्येक गुण को दो घटक द्वारा दर्शाया जाता है जिसे एलील कहते हैं। दोनों एलील समान प्रकार के जीन को दर्शाता है या विभिन्न प्रकार के जीन को। यदि समान जीन के एलील हो तो इसे होमोजाइगस अवस्था कहते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी आदि। परंतु यदि अलग प्रकार के एलील हो तो इसे हेट्रोजाइगस कहते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये तो हो गया। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। क्या कह रहा है, इस पर नोट लिखे। देखिए, जो नोट लिखने का क्वेश्चन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं तो प्लेलिस्ट आप लोग विजिट करते रहिए और वहाँ से प्रिपरेशन करते रहिए अपनी। ठीक है, पहला में यहाँ पे पूरक जिन यानी कि कम्प्लीमेंट्री जिन, दूसरा में अनुपूरक जिन जिसे सप्लीमेंट्री जिन कहते हैं, तीसरा में प्रतीप संकरण जिसे बैक क्रॉस कहते हैं। और बैक क्रॉस बहुत ही महत्वपूर्ण है तो सभी को आप लोग जिम्मेदारी से देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पे पहला में पूरक जिन यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री जिन्स। ठीक है, यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट्री जिन्स वैसे नॉन एलिलिक होते हैं जिन को कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से समान गुण को प्रदर्शित करते हैं परंतु एक साथ अलग तरह के गुणों को दर्शाता है प्रभावी रूप में। ऐसे जिन को सर्वप्रथम बैटसन व पुनेट ने 1906 में, ध्यान देंगे, बैटसन व पुनेट ने 1906 में स्वीट पी के पुष्प रंगों में खोजा था। ठीक है, इसमें यदि दोनों प्रभावी जिन साथ साथ हों तो पुष्प रंग पर्पल होता है परंतु पुष्प का रंग सफ़ेद होता है जब दोनों जिन अलग अलग होते हैं। इस अवस्था में प्रभावी गुण प्रकट नहीं हो पाते हैं। अपने प्रयोग में बैटसन व पुनेट ने दो सफ़ेद पुष्प के स्ट्रेन यानी कि CCPP, यहाँ पे स्मॉल cc कैपिटल PP को प्रथम वंशज में प्राप्त किया। स्पष्टतः दोनों ही पेरेंट्स के गुण प्रकट होने के कारण पर्पल रंग का पुष्प तैयार हुआ। अब F1 वंशज से उत्पन्न पर्पल पुष्प का सफ़ेद पुष्प के बीच क्रॉस कराया गया जिससे F2 वंशज में पर्पल तथा सफ़ेद दोनों तरह के संतति उत्पन्न हुए। इससे यह स्पष्ट होता है कि रंग का निर्धारण दो प्रभावी जिन द्वारा तय होता है। यदि दो में से कोई एक अलग हो जाए तो रंगहीन हो जाता है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, अनुपूरक जिन, इसे सप्लीमेंट्री जिन्स कहते हैं। ये वैसे नॉन एलिलिक जिन का जोड़ा होता है जो स्वतंत्र रूप से प्रभावी अवस्थाओं में अपना गुण प्रकट करता है। यदि ऐसे एक जिन को पृथक कर दिया जाए तो प्रभावी अवस्था से अलग करते ही यह दूसरे जिन के प्रभाव को रूपांतरित कर देता है जिससे एक नया गुण आ जाता है। जैसे लव में सप्लीमेंट्री जिन K तथा L का होना। L जिन के अप्रभावकारी अवस्था में इसका कोई प्रभाव यानी कि शेड कोट रंग पर नहीं होता है। ठीक है, प्रभावी जिन के स्वतंत्र रूप से खाकी रंग उत्पन्न करता है जबकि इसके अप्रभावी जिन यानी कि बफ रंग इसके पूरक जिन L प्रभावी अवस्था में डोमिनेंट एलील के प्रभाव को बदल देता है जिससे K जिन द्वारा F2 जनरेशन में यहाँ पे चॉकलेट रंग, ठीक है, 9:3:4 के अनुपात में प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं तीसरा क्या कह रहा है, प्रतीप संकरण जिसे बैक क्रॉस कहते हैं। यदि F1 पीढ़ी संतानों को किसी भी जनक से संकरित कराया जाए चाहे वह प्रभावी लक्षणों वाला हो या अप्रभावी लक्षणों वाला, ऐसे संकरण को प्रतीप संकरण कहते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा बैक क्रॉस का उपयोग लाभदायक लक्षणों को समयुग्मज स्थिति में लाने हेतु किया जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 7 आता है, आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत का वर्णन करें। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से देखेंगे। उत्तर हो जाएगा आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत को सटन व बोवेरी, ठीक है, सटन और बोवेरी ने स्वतंत्र रूप से कब, तो 1902 में प्रतिपादित किया था। दोनों वैज्ञानिकों ने आनुवंशिकी घटक जीन के प्रवाह का समान तरीका ही पाया। ठीक है, दोनों ने गुणसूत्र के व्यवहार में भी समानता देखी।
गैमेट निर्माण एवं निषेचन के समय उन्होंने बताया कि गुणसूत्र आनुवांशिक घटक के वाहक का कार्य करता है। उनके मुताबिक यह जीन नहीं बल्कि गुणसूत्र है जो अर्धसूत्रीय विभाजन के समय अपव्यूह होते हैं तथा जिनका स्वतंत्र अपव्यूहन होता है। आगे है यहाँ पे, फिर निषेचन के समय युग्मज में दोनों का रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, आगे है आनुवांशिक गुणसूत्र के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। फर्स्ट में है गुणसूत्र एवं जीन द्विगुणित कोशिकाओं में जोड़े में पाए जाते हैं। दूसरा में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्र एवं जीन का पृथकीकरण होता है, अतः प्रत्येक युग्मक का जोड़ा एक एक गुणसूत्र ग्रहण करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 है, इसे भी आप लोग अच्छे से देखेंगे। सभी क्वेश्चन कह रहा है एक संकर क्रॉस क्या है। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे आप सभी, जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। एक संकर क्रॉस में मेंडल ने मटर के पौधों की दो ऐसी उपजातियां चुनी जिनके विपरीत लक्षणों के जोड़े में एक लंबा तथा दूसरा बौना था और इनका उन्होंने आपस में क्रॉस कराया। उन्होंने देखा कि पहली पीढ़ी में बीजों द्वारा जो पौधे उत्पन्न हुए थे वे सभी लंबे थे। इन सभी पहली पीढ़ी वाले पौधे को F1 पौधे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ चित्र द्वारा समझाया गया है मटर पौधा में एकल संकरण। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे है माता पिता समयुग्मक लंबा और यहाँ पे है समयुग्मक बौना। तो यहाँ पे देखिए लंबा को बौना से जब क्रॉस कराया जाता है तो कुछ इस तरह से युग्मक बनते हैं। तो पहले देख लीजिए यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है, यहाँ पे युग्मक F1 है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल टी आया और यहाँ पे स्मॉल टी। जब यहाँ पे कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराया जाता है तो ये यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी बनता है, तो ये लंबा होगा। ठीक है, और आगे जब यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी आएगा तो भी ये पौधा लंबा होगा। ठीक है, F1 जनरेशन में दोनों क्या हुआ, दोनों लंबा हुआ मटर का पौधा। ठीक है, अब देखिए आगे युग्मक है F2 जनरेशन में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल टी है और यहाँ पे स्मॉल टी है और यहाँ पे कैपिटल टी है और यहाँ पे स्मॉल टी है। तो यहाँ पे क्रॉस होगा तो आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले कैपिटल टी इधर से आया और इधर से कैपिटल टी आया, तो कैपिटल टी हो गया, तो ये लंबा पौधा हो गया। ठीक है, फिर इधर से कैपिटल टी आया और इधर से स्मॉल टी आया। तो देखिए जहाँ पे कैपिटल टी होगा वहाँ पे पौधा लंबा ही होगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए यहाँ से आया स्मॉल टी और यहाँ से आया कैपिटल टी, फिर भी यहाँ पे लंबा होगा क्योंकि इसमें कैपिटल टी मौजूद था। और यहाँ से आया स्मॉल टी और यहाँ से भी आया स्मॉल टी। तो देखिए दो स्मॉल टी जैसे ही हो गया, दो स्मॉल टी, तो पौधा बौना हो जाएगा 1 और 3 पौधा यहाँ पे लंबा होगा। तो इसे 3:1 भी कह सकते हैं आप सभी। ठीक है, तो आपको मोटा मोटी एक बात याद रखनी है कि जहाँ पे कैपिटल टी आएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको कैपिटल टी दिखेंगे वो सभी पौधे लंबा होंगे और जहाँ पे स्मॉल टी होगा तो वो पौधा बौना होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा और कुछ दिया गया है। पहली पीढ़ी से प्राप्त पौधों का उन्होंने फिर आपस में क्रॉस कराया और पाया कि दूसरी पीढ़ी में पाए जाने वाले लंबे तथा नाटे पौधों का समलक्षणी अनुपात 3:1 था। इस प्रकार के अनुपात को ध्यान देंगे, 3:1 था। इस प्रकार के अनुपात को एक संकर अनुपात भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ ले एक संकर अनुपात का उदाहरण दे, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो उसमें 3:1 सही हो जाएगा। ओके, आइए अब चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 है। देखिए क्या कह रहा है, परीक्षण संकरण एवं प्रतीप संकरण क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे आप सभी, परीक्षण संकरण इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं कि प्रभावी फिनोटाइप जैसे लंबापन 2 प्रकार के जीनोटाइपों के कारण हो सकता है।
यहाँ पे समयुग्मजी जिसे कैपिटल टी कहते हैं तथा विषम युग्मजी यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए समयुग्मजी कहने का अभिप्राय है एक समान, और विषम मतलब हो गया भिन्न भिन्न, जिसमें भिन्नता हो गया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। ठीक है, तो ऐसे लंबे पौधों के जीनोटाइप का पता लगाने के लिए प्रयुक्त विधि को परीक्षण विधि कहते हैं। इसमें प्रभावी फिनोटाइप परंतु अज्ञात जीनोटाइप वाले जीवधारी का संकरण समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण वाले जीवों से कराते हैं तथा इस संकरण से उत्पन्न संतानों के फिनोटाइप देखते हैं। जैसे अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे यानी कि कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे का संकरण बौने पौधे से स्मॉल टी कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको मटर के पौधे में एकल संकरण का परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात कहा गया है। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी युग्मक है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। तो देखिए जब कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस होगा तो यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे है जब कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस होगा तो यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और जब युग्मक यहाँ से स्मॉल टी आएगा और यहाँ से स्मॉल टी आएगा तो यहाँ पे स्मॉल टी बनेगा, और फिर यहाँ से जब स्मॉल टी और यहाँ से स्मॉल टी आएगा तो यहाँ पे स्मॉल टी बनेगा। कहने का अभिप्राय जब कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो पौधा लंबा होगा, जब स्मॉल टी होगा तो पौधा बौना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए एक दिया गया है कैपिटल टी को क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी से तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि सभी लंबे। ठीक है, तो जहाँ पे कैपिटल टी आ रहा है जिसमें भी तो वो लंबा होगा, और जहाँ पे दोनों स्मॉल टी आ गया तो वो बौना होगा। ये बात आप सभी को माइंड में रखना है। ठीक है, तो आगे है यहाँ पे फर्स्ट में यदि अज्ञात जीनोटाइप वाला लंबा पौधा समयुग्मजी होता है तो सभी संतानें लंबी होगी, और दूसरा में यदि अज्ञात जीनोटाइप वाला लंबा पौधा विषम युग्मजी होता है तो 50% संतानें लंबी और 50% बौनी होगी। ठीक है, बौनी होगी, ये बात आप सभी को याद रखनी है। अब आगे आता है यहाँ पे प्रतीप संकरण जिसे बैक क्रॉस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यदि F1 पीढ़ी संतानों को किसी भी जनक से संकरित कराया जाए, चाहे वह प्रभावी लक्षणों वाला हो या अप्रभावी लक्षणों वाला, ऐसे संकरण को प्रतीप संकरण कहते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ पे है बैक क्रॉस का उपयोग लाभदायक लक्षणों को समयुग्मजी स्थिति में लाने हेतु किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पे मेंडल का प्रयोग और वंशागति के नियम का उल्लेख करें। मेंडल की सफलता के मुख्य कारण का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मेंडल के अपने प्रयोग में सफल होने का एकमात्र कारण यह था कि उन्होंने मटर के पौधों में वंशागति के नियमों का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग में केवल एक ही गुण की वंशागति का अध्ययन किया। इस प्रकार के क्रॉस को एक संकर क्रॉस कहते हैं। एक संकर क्रॉस के प्रयोगों में सफलता प्राप्त होने पर मेंडल ने अपने अन्य प्रयोगों में 2 या अधिक लक्षणों को चुनकर द्विसंकर तथा बहुसंकर क्रॉस भी किया। मेंडल की सफलता के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं। फर्स्ट में है यहाँ पे मटर के पौधे का चयन। ठीक है, वनस्पति जगत में पाए जाने वाले लाखों पौधों में मेंडल ने केवल मटर के पौधे को अपने प्रयोग के लिए इसलिए चुना क्योंकि मटर के पौधों में अनेक प्रकार के विपरीत गुण यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट में गोल तथा झुर्रीदार बीज, दूसरा में है पीले तथा हरे बीज पत्रों वाले बीज, तीसरा में लाल तथा सफ़ेद फूल, 4 में है फूली हुई यानी कि इन्फ्लेटेड तथा संकर्णित यानी कि कॉन्स्ट्रिक्टेड फली, 5 में है हरी तथा पीली फली, 6 में है अच्छे तथा शीर्षस्थ फूल, 7 में यहाँ पे लंबे तथा बौने पौधे। ठीक है, तो आइए आगे यहाँ पे इसके अतिरिक्त मटर के पौधे छोटे होने के कारण प्रयोग करने में सुविधाजनक होते हैं तथा इनका जीवन चक्र कुछ ही महीनों में पूरा हो जाता है, जिस कारण पैतृक एवं संतति पीढ़ियों के गुणों का अध्ययन
बहुत कम समय में किया जा सकता है। ठीक है। सेकेंड में आता है यहाँ पे कार्य प्रणाली। मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए एक समय में सिर्फ एक ही गुण को लिया। इसके साथ साथ उन्होंने अवांछित परागकणों से संभावित पर परागण को रोका। ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 11 है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप सभी अच्छे से देखेंगे। कह रहा है पृथक्करण या विसंयोजन के नियम को उदाहरण सहित दर्शाएं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, इस नियम का आधार यह तथ्य है कि अलील आपस में घुलमिल यहाँ पे सम्मिश्र नहीं पाते और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। भले ही F1 पीढ़ी में एक प्रकट नहीं होता, यद्यपि जनकों में दोनों अलील विद्यमान होते हैं। युग्मक बनने के समय कारकों के एक जोड़े या अलील के सदस्य विसंयोजित हो जाते हैं और युग्मक को दो में से एक ही कारक प्राप्त होता है। समयुग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं, जबकि विषम युग्मजी जनक दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है, जिनमें समान अनुपात में एक एक अलील होता है। ठीक है। आगे है यहाँ पे, मेंडल ने अपने चुने हुए 7 विपरीत लक्षणों को अलग अलग होकर इसी प्रयोग को दोहराया, तो परिणाम में कोई भिन्नता नहीं मिली। एक लंबा और एक बौना पुष्प के क्रॉस का चित्रण निम्नलिखित प्रकार से है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक चित्र दिया गया है जो कि आपके NCERT बुक में भी है। तो यहाँ पे देखिए चित्र क्या चीज़ का है, मेंडल के प्रयोग का चित्र। तो आइए इसे समझते हैं, ज़्यादा नहीं समझेंगे, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये है लंबा पौधा जिसे कैपिटल टी से, और यहाँ पे है बौना पौधा, इसे स्मॉल टी से जब क्रॉस कराया जाता है तो युग्मक बनते हैं यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। तो ये F1 पीढ़ी है। ठीक है। जिसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैपिटल टी है, स्मॉल टी यानी कि ये लंबा है, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी लंबा है, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी लंबा हुआ, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी लंबा हुआ। ठीक है। तो F1 पीढ़ी तो देख लीजिए, यहाँ पे लंबा है, यहाँ पे भी लंबा है। फिर से जब इसे स्व परागण कराया गया तो युग्मक यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी युग्मक। अब देखिए F2 पीढ़ी में क्या होगा, जब यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी है और यहाँ पे भी है स्मॉल टी और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से संकर होता है। यहाँ पे फिनोटाइप अनुपात और यहाँ पे है जीनोटाइप अनुपात। तो यहाँ पे देखिए मेंडल के प्रयोग का चित्रण, यहाँ पे लंबा है, यहाँ पे बौना है। तो पहले में है 3:1। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल टी 1 यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे 2 और यहाँ पे स्मॉल टी यहाँ पर 1। ठीक है। यानी कि 1 यहाँ पे लंबा हुआ, 2 यहाँ पे लंबा हुआ, यहाँ पे 1 बौना हुआ। ठीक है। तो कुछ इस तरह से दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं, वही यहाँ पे समझाया गया है। ओके। तो प्रश्न संख्या 11 हो गया। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है। यहाँ पे बहुप्रभाविता यानी कि पेलियोट्रॉपी क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। तो उत्तर में देखेंगे आप सभी, जब एक जीन एक से अधिक गुणों को प्रभावित करे तो ऐसी स्थिति को बहुप्रभाविता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मटर में एक ही जीन पुष्प तथा बीज कवच के रंग को प्रभावित करता है। तो देख लीजिए कुछ इस तरह से चित्र है। यहाँ पे चित्र क में दिया गया है सामान्य रक्त कणिका, तो कुछ इस तरह से बनाए गए हैं और उसके अंदर यहाँ पे रक्त का कण है दिया गया, देख सकते हैं आप सभी। ठीक है। और यहाँ पे आता है ख में हसियाकार रक्त कणिका, यानी कि कुछ इस तरह से दिया गया। ठीक है। कुछ इस तरह से। ठीक है। हसियाकार में थोड़ा सा चौड़ा टाइप में हो जाता है, जिसे भी रक्त कणिका है। तो बहुप्रभाविता का एक ज्वलंत उदाहरण है लाल रक्त कोशिकाओं का हसियाकार कोशिका यानी कि अरक्तता, जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, रोग। यह रोग एक अप्रभावी जीन के कारण होता है जिसमें RBC सिकुड़कर हंसिया के आकार का हो जाता है। जिन बच्चों में यह समयुग्मज यानी कि होमोजाइगस होता है वो अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मर जाते हैं। ठीक है। और ये ज़्यादातर
महिलाओं में होता है, परंतु जो इस लक्षण के लिए विषम युग्मज यानी कि हेटेरोजाइगस होते हैं वे कुछ कम अरक्तता के कारण जीवित रह जाते हैं। ठीक है, या जीवित रहते हैं। साथ ही मलेरिया परजीवी रोग को भी पनपने नहीं देता है। फलतः जिन क्षेत्रों में मलेरिया रोग काफ़ी होता है वहाँ पर विषम युग्मजीय हंसियाकार कोशिका रोगियों की उत्तरजीविता की संभावना बढ़ जाता है। ऐसे क्षेत्रों की मानव समष्टि में सामान्य रक्त वाले तथा विषम युग्मजीय हंसियाकार कोशिका रोग वाले व्यक्ति दोनों ही होते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे रोगी व्यक्ति संवहक यानी कि कैरियर्स यहाँ पे का कार्य करती है। ठीक है, यानी कि वह ऐसे जीनों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 आता है, मानव रुधिर पर नोट लिखे और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो 5 नंबर आप लोग यहाँ से छाप लीजिए। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे कुछ इस तरह से, मानव रुधिर वर्ग ए बी ओ 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टाइनर, ठीक है, कार्ल लैंडस्टाइनर ने 1900 में ईस्वी में खोजा था। ठीक है, बाद में यहाँ पे डिकस्टेलोवा अस्ट्रेनी 1902 ने यहाँ पे ईवी रक्त वर्ग को खोजा था। ऐसे रक्त वर्ग की खोज लाल रक्त कणिका की सतह पर मौजूद एंटीजन्स द्वारा किया जाता है। रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए तथा एंटीबॉडी बी होता है। वर्ग बी में एंटीजन बी तथा एंटीबॉडी ए होते हैं। स्मॉल ए वर्ग ए बी रुधिर में एंटीजन ए तथा बी होते हैं पर एंटीबॉडीज अनुपस्थित होते हैं, जबकि वर्ग ओ के रुधिर में एंटीजन अनुपस्थित होते हैं परंतु एंटीबॉडी स्मॉल ए तथा स्मॉल बी दोनों ही मौजूद रहते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पे एंटीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति तथा इसके प्रकार यानी कि इम्यूनोजेन एलील IA IB तथा आई द्वारा निर्धारित होता है। IA से ए एंटीजन, यहाँ पे IB से बी एंटीजन, जबकि I0 से IO से कोई एंटीजन नहीं बनता क्योंकि यह अप्रभावी है। IA तथा IB आपस में सप्रभावी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे किसी मनुष्य में 3 में से कोई 2 एलील होते हैं जो माता पिता से आते हैं, अतः अधिक से अधिक 4 फिनोटाइप के लिए 6 जीनोटाइप रुधिर वर्ग के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ रुधिर वर्ग दिए गए हैं। यहाँ पे रुधिर वर्ग फिनोटाइप, यहाँ पे जीनोटाइप, यहाँ पे एंटीजन, यहाँ पे एंटीबॉडीज और यहाँ पे है अभियुक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे है O A B A B। ठीक है, तो यहाँ पे है I इस तरह से आप लोग देखें, ऊपर भी दिखेगा। यहाँ पे है O का I हो जाएगा, एंटीजन अनुपस्थित, एंटीबॉडीज AB और अभिव्यक्ति में सर्वदाता समूह। ठीक है, जो O टाइप होता है ब्लड का वो सबको डोनेट कर सकता है अपना ब्लड। ठीक है, तो जब A है तो ये इसमें IA या IA या स्मॉल I एंटीजन A बनता है और एंटीबॉडीज स्मॉल B, अभिव्यक्ति में कुछ नहीं है यहाँ पे। और रुधिर वर्ग फिनोटाइप B है तो इसमें IB I एंटीजन B एंटीबॉडीज A और इसमें कुछ नहीं है। और AB है यहाँ पे IA IB, यहाँ पे AB और इसमें अनुपस्थित होता है एंटीबॉडीज और अभिव्यक्ति में हो जाएगा सर्वग्राहक समूह। ठीक है, ये सबको देते हैं। ठीक है, और AB सर्वग्राहक समूह हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए चलते हैं इसके आगे क्या कह रहा है। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 से 3 और हैं, वो सभी आप लोग देख ही लें क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी। यहाँ पे है 14 में इकाई लक्षण के द्वारा प्रभाविता के नियम का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे, किसी जीव के अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं। प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होता है तथा एक दूसरे पर आधारित नहीं रहता है एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या जनकों से संतति में स्वतंत्र रूप से संचरण करता है। प्रत्येक ऐसे लक्षणों को इकाई लक्षण कहते हैं। जैसे किसी पौधे का लंबा या बौना होना एक इकाई लक्षण है जो जीन T या t द्वारा निर्धारित होता है।
तो ध्यान देंगे यहाँ पे कुछ दिया गया है चित्र, यहाँ पे है गुलबास के पौधों में अपूर्ण प्रभाविता आरेखित। तो देखिए क्या है यहाँ पे कैपिटल टी लंबा पौधा, स्मॉल टी बौना पौधा, जब दोनों को क्रॉस कराया जाता है यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे गैमेट्स बनते हैं कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी, जब दोनों का यहाँ पे मिलन होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल टी आया ना, तो यहाँ पे लंबा पौधा होगा और यहाँ पे शुक्राणु दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए शुक्राणु और यहाँ पे अंडाणु, यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है। तो जब देखिए यहाँ से कैपिटल टी आया और यहाँ से कैपिटल टी आया तो ये लंबा हो जाएगा, और यहाँ से कैपिटल टी आया और यहाँ से स्मॉल टी आया तो फिर भी ये लंबा होगा क्योंकि इसमें कैपिटल टी मौजूद है। अब देखिए यहाँ पे अंडाणु का यहाँ पे शुक्राणु का कैपिटल टी, अंडाणु का स्मॉल टी, फिर भी लंबा होगा। और देखिए अंडाणु का स्मॉल टी और शुक्राणु का स्मॉल टी, तो दोनों मिल जाएगा तो ये बौना होगा, तो 3 लंबा हो गया और 1 बौना हो गया। ठीक है, तो देखिए 3 लंबा कैसे हुआ, 1 2 3, 3 लंबा हो गया और 1 बौना हो गया, स्मॉल टी। ठीक है, तो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे है यहाँ पे प्रभाविता का नियम, इसे भी देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत एलील किसी जीवधारी में एक साथ आते हैं तब उनमें से केवल एक बाह्य रूप से दिखाई पड़ता है और दूसरा दबा हुआ रहता है। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी एवं नहीं दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में जब शुद्ध लंबे यानी कि कैपिटल टी एवं शुद्ध बौने स्मॉल टी पौधे के बीच संकरण कराया तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में सभी लंबे पौधे थे। ठीक है, हालांकि यह पौधा विषम युग्मजी था तथा केवल एक एलील ही प्रभावित था जबकि दूसरा एलील अप्रभावित था, जिसका अनुपात 3:1 था। ये बात आप सभी को याद रखनी है। तो प्रभावी किसे कह रहे हैं, तो जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी आया, ठीक है, और जिसमें स्मॉल टी आ गया इसे अप्रभावी कह रहे हैं। ठीक है, ये बात आप सभी को याद रखनी है। सिंपल सा मैटर है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ोगे दिमाग लगा के तो एग्जाम में तो मचा दोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 15 आता है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित द्विसंकर क्रॉस क्या है, इसकी व्याख्या उदाहरण द्वारा करें। देखिए कभी भी आप लोग पढ़िएगा तो स्ट्रेस लेके नहीं पढ़िएगा, ठीक है, माइंड फ्रेश रहेगा, ठीक है, तभी पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस लेके बैठ गए और पढ़ाई कर रहे हो। और ये 2010 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ओके, तो ये आपके ही काम आने वाली है, आपको बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें, सफलता आपके कदम में चूमेगी। उत्तर है यहाँ पे द्विसंकर क्रॉस में मेंडल ने अपने प्रयोग में 2 विपरीत जोड़ों का लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। इस क्रॉस के लिए मेंडल ने बीज के आकार गोल या झुर्रीदार एवं रंग पीला या हरा का चयन किया। फिर गोल और पीले बीज वाले समयुग्मजी पौधे को झुर्रीदार और हरे बीज वाले समयुग्मजी मटर के पौधे से क्रॉस कराया। इससे बने सभी F1 पौधे पीले गोल बीज वाले थे। पुनः F1 पीढ़ी के पौधे के बीच संकरण से उत्पन्न F2 पीढ़ी में निम्नलिखित पौधे उत्पन्न हुए। आइए अब यहाँ भी देख ही लेते हैं क्या क्या उत्पन्न हुआ भाई। तो पहले देखिए यहाँ पे पेरेंट है, गोल बीज है, यहाँ पे झुर्रीदार बीज है। जब दोनों को क्रॉस कराया जाता है तो यहाँ पे पीला बीज पत्रक है, यहाँ पे हरा बीज पत्रक है। ठीक है, तो जब F1 जनरेशन आता है, F1 पीढ़ी आता है, जब यहाँ पे तो यहाँ पे गोल बीज तथा पीला बीज पत्रक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फिंग कराया जाता है जब सभी को, तो F2 संतति में देखिए 9 गोल बीज पीला बीज पत्रक बनते हैं और 3 गोल बीज हरा बीज पत्रक और 3 झुर्रीदार बीज पीला बीज पत्रक और यहाँ पे 1 झुर्रीदार बीज हरा बीज पत्रक बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिनोटाइपिक अनुपात हो गया 9:3:3:1। ठीक है, तो 9 किसका हो गया, जो 9 कह रहे हैं हम लोग 9, तो ये हो गया गोल बीज या पीला बीज पत्रक और 3 कह रहे हैं गोल बीज हरा बीज पत्रक और 3 कह रहे हैं झुर्रीदार बीज या पीला बीज पत्रक और 1 कह रहे हैं झुर्रीदार बीज और हरा बीज पत्रक को। ठीक है, ये बात आप सभी को याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही आगे यहाँ पे बताया गया है, पीला तथा गोल बीज 9 हो गया, पीला तथा झुर्रीदार बीज 3, हरे तथा गोल बीज 3,
हरे तथा झुर्रीदार बीज बराबर 1 चूंकि पीला रंग हरे रंग पर और गोल आकार झुर्रीदार आकार पर प्रभावी था, अतः 9:3:3:1 अनुपात में पौधे F2 पीढ़ी में पैदा हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक बार, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। चित्र है मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का परिणाम और यहाँ पे है F2 जनरेशन। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे आप लोग भारी मत समझो, बहुत ही इजी है, हलवा है हलवा। यहाँ पे देखिए पेरेंट्स दिया गया, यहाँ पे कैपिटल टी, कैपिटल आर और यहाँ पे है स्मॉल टी, स्मॉल आर। यहाँ पे P1 फेज है, यहाँ पे P2 फेज है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो कैपिटल टी को 1 टी ले लिया है और कैपिटल 2 आर को 1 आर ले लिया है। ठीक है, कैपिटल 2 टी को स्मॉल टी को 1 टी ले लिया है, स्मॉल आर को 1 आर ले लिया है। ठीक है, युग्मक है, जब क्रॉस करवाया जाता है, सेल्फिंग कराया जाता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से कैपिटल टी आया और यहाँ से स्मॉल टी आया और यहाँ से कैपिटल आर और यहाँ से स्मॉल आर आया। ठीक है, फिर वही यहाँ पे कैपिटल टी आया और यहाँ से स्मॉल टी आया, यहाँ से कैपिटल आर आया, यहाँ से स्मॉल आर आया। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया। तो सब इसका क्रॉस करवाया जाता है, तो यहाँ पे F1 जनरेशन आता है, यहाँ पे सेल्फिंग हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब दोनों मिल रहे हैं, यहाँ से कैपिटल टी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे कैपिटल आर आया। ठीक है, वही यहाँ से स्मॉल टी और स्मॉल आर आया। ठीक है, और यहाँ पे आया कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल आर और यहाँ से आया स्मॉल टी और यहाँ पे आया कैपिटल आर और यहाँ से आया स्मॉल टी और यहाँ से आया स्मॉल आर। ठीक है, तो इस तरह से आया। तो अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए नर युग्मक, तो अब यहाँ पे क्रॉस कराया जा रहा है और यहाँ पे मादा युग्मक है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ से कैपिटल टी आया और यहाँ से कैपिटल टी आया, कैपिटल आर, तो टी आर आर हो गया। और फिर जब यहाँ से टी आया, यहाँ से टी आया, यहाँ से आर आया, यहाँ से स्मॉल आर आया, फिर यहाँ पे कैपिटल टी आया इधर से और यहाँ पे स्मॉल टी आया, यहाँ पे कैपिटल आर आया, यहाँ पे कैपिटल आर आया और यहाँ से फिर से यहाँ पे कैपिटल टी आया, फिर यहाँ पे यह स्मॉल टी आ गया, फिर यहाँ से कैपिटल आर आया और यहाँ से स्मॉल आर आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, लंबा लाल बराबर 9 हो गया। ठीक है, अब आगे है यहाँ पे कैपिटल टी आया, यहाँ पे कैपिटल टी इधर से आया, फिर यहाँ से कैपिटल टी आया और यहाँ से कैपिटल आर, फिर यहाँ पे स्मॉल आर, फिर यहाँ से कैपिटल टी आया, फिर कैपिटल टी, फिर स्मॉल आर, फिर इधर से आया कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर कैपिटल आर लिखाएगा, फिर स्मॉल आर, फिर यहाँ पे आया कैपिटल टी, सबसे पहले कैपिटल टी लिखाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से स्मॉल टी, ठीक है, फिर यहाँ से स्मॉल आर, फिर यहाँ से स्मॉल आर। जब इस तरह से आया तो यहाँ पे लंबा सफ़ेद बराबर 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड पोजीशन में यहाँ से आता है कैपिटल टी और यहाँ से आता है स्मॉल टी, फिर यहाँ से आता है कैपिटल आर और यहाँ से स्मॉल आर, कैपिटल आर। ठीक है, और यहाँ पे आता है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर यहाँ से आता है स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल आर और यहाँ से आता है कैपिटल टी और ठीक है, और फिर यहाँ से आता है 2 स्मॉल टी हो गए। ठीक है, यहाँ से आया, एक यहाँ से आया और फिर यहाँ से आया कैपिटल आर, फिर यहाँ से स्मॉल आर। तो ये हो गया यहाँ पे बौना लाल बराबर 3। ठीक है, लास्ट में देखिए यहाँ पे है कैपिटल टी इधर से आया और यहाँ पे स्मॉल टी आया, फिर उधर से आया कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर। तो इसी तरह से वहाँ से और यहाँ से मिला के यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर और यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल आर आ गया इसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे बौना सफ़ेद बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ है। अब देखिए यहाँ पे, और ये सभी बनाने में मेंडल को बहुत सारे टाइम लग गए थे। ठीक है, 7 वर्षों तक वो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे इन सभी चीज़ों पर।
तब जाके ये सभी परिणाम आए। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। क्या कह रहा है, ज़्यादा नहीं है अब। मल्टीपल एलील पर नोट लिखें, अपने उत्तर की पुष्टि मानव रक्त समूह के उदाहरण द्वारा करें। तो उत्तर में लिखेंगे आप सभी, मल्टीपल एलील एक ही जीन के कई रूपांतरित प्रारूप हैं जो समान जाति की जनसंख्या में पाए जाते हैं। इसमें सभी एलील समान गुणसूत्र अथवा समजात गुणसूत्र के समान लोकस पर पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ विशेषताएं दिए गए हैं। फर्स्ट में है एक ही जीन के कई रूप होते हैं। दूसरा में है इनमें सभी समान एलील के उत्परिवर्तित रूप है। तीसरा में ये समान गुण के विभिन्न वैकल्पिक गुणों को दर्शाता है। 4 में एक एलील प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है, साथ ही अपरिपूर्ण तथा यहाँ पे है सपरिपूर्ण वर्चस्व वाला भी होता है। ठीक है, आगे है मानव रक्त समूह द्वारा मल्टीपल एलील की व्याख्या। उत्तर में हो जाएगा, मानव रक्त में 3 अलग तरह का एलील पाया जाता है। IA, IB एवं IA प्रभावी है I पर, जबकि IB भी प्रभावी है I पर, लेकिन I अप्रभावी होता है। हालांकि IA, IB परस्पर सह प्रभावी होते हैं। 3 एलील में से 2 एलील प्रत्येक व्यक्ति के रक्त समूह में पाया जाता है। रक्त समूह का उपयोग पारिवारिक विवाद को सुलझाने में किया जाता है, साथ ही इसका उपयोग रक्त यानी कि ट्रांसफ्यूजन के लिए भी आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ, जो कि हमें लग रहा है कि लास्ट है। हाँ लास्ट है, ठीक है, फिर वीडियो को एंड कर देंगे। कह रहा है सहलग्नता किसे कहते हैं, इसे लिंकेज कहते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके महत्व का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित वे जीन अथवा एलील जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से बिना पृथक हुए उसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, एक दूसरे से सहलग्न होते हैं। ऐसी घटना को सहलग्नता कहते हैं। ठीक है, तो जानकारी के लिए याद रखेंगे आप सभी, यह 2 प्रकार के होते हैं। लिंकेज के 2 प्रकार होते हैं। ए में है प्रत्यक्ष लिंकेज, जो जिन 50 या इससे कम मैप यानी कि यूनिट्स की दूरी पर पाए जाते हैं, उनमें प्रत्यक्ष सहलग्नता होती है। बी में है परोक्ष लिंकेज, जो जिन 50 से अधिक मैप यूनिट्स पर पाए जाते हैं, उनमें परोक्ष सहलग्नता होती है। आगे यहाँ पे लिंकेज का महत्व, तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग लिखेंगे, सहलग्नता के अध्ययन से गुणसूत्र में स्थित जीन्स की सही स्थिति तथा उनके बीच की दूरी का पता चलता है। पैतृक लक्षणों को एक साथ रखने में सहलग्नता सहायक होती है एवं संकर समुदाय में मूल जनक के लक्षणों को यह एक साथ रखने में सहायक होती है। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और शेयर तो आप सभी कर ही देते हो, और प्लेलिस्ट विजिट करके देखते रहें। अगर टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए सभी टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और सर्च करेंगे यहाँ पे तैयारी एग्जाम की। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। और फाइल वाले सेक्शन में जाके आप लोग यहाँ पे सर्च बॉक्स मिलेगा, उसमें सर्च करके आपको जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश में यहाँ पे PDF प्राप्त करना है, आप लोग प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, पहले से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।